हेलो गाइस। कोडले में आपका स्वागत है। आज हम जावास्क्रिप्ट का सेकंड एपिसोड देख रहे हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल एक कंटेनर होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करके रखते हैं, और ये जो डेटा होता है इसका हम यूज करते हैं अपने कोड के अंदर। तो मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि ये वेरिएबल किस तरह से होते हैं और कैसे दिखते हैं और इनका क्या यूज़ होता है। तो चलिए कोड के अंदर। तो मैं कोड में आ चुका हूँ, और जावा स्क्रिप्ट को कहाँ लिखते हैं, जहाँ पर बॉडी टैग ख़त्म हो रहा होता है उससे जस्ट ऊपर। जैसे कि ये बॉडी टैग ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, इसे जस्ट ऊपर हम स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे। इस तरीके से स्क्रिप्ट टैग बनाया जाता है। और इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल देखो इस तरह से दिखता है। जैसे कि मैं कुछ भी वेरिएबल बना रहा हूँ, यहाँ पे एक नेम करके मैं बना रहा हूँ। तो ये एक वेरिएबल है जिसका नाम है नेम। और ये जो आपको दिख रहा है ये कीवर्ड है, जिसको हम डिक्लेरेशन कीवर्ड बोलते हैं, क्योंकि ये कीवर्ड इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए काम में आता है। यहाँ तक का जो पार्ट है वो होगा डिक्लेरेशन, इक्वल से पहले वाला। और ये जो पार्ट है जिसके अंदर आपको इक्वल साइन दिख रहा है, इक्वल के बाद में जो भी आता है वो वैल्यू होती है। और इक्वल से लेके यहाँ तक के पार्ट को हम बोलते हैं असाइनमेंट, यानी कि वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। और ये जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, इसीलिए हम इसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वेरी कर सकता है ये। तो मैं चाहूँ तो इस तरह से दोबारा से इसको वैल्यू दे सकता हूँ। तो ये इस तरह से एक्सेप्ट कर लेगा वैल्यू को। तो ये वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। तो दोस्तों वेरिएबल क्या होता है ये तो आपने कई जगह सीख लिया होगा, लेकिन वेरिएबल क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा। जो वेरिएबल होता है वो एक कंटेनर होता है। कंटेनर क्या करता है, वैल्यूज़ को एक लाइन ऑफ कोड से दूसरे लाइन ऑफ कोड तक लेके जाता है। और जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं उसके अंदर यूज़र कोई भी इनपुट डालता है तो उस इनपुट को बैकएंड तक लाना और बैकएंड से डेटाबेस तक लेके जाना, ये कार्य भी वेरिएबल के बिना पॉसिबल नहीं है। वेरिएबल एक ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। कोड के अंदर हम उस वेरिएबल को कॉल करते हैं, और जहाँ पर भी उसको कॉल करेंगे उसकी वैल्यू वहाँ पर हमको मिल जाएगी। और उसी तरीके से हम कोई भी डेटाबेस की वैल्यू को भी हम यूज़र तक लेके जाते हैं, तो उसके लिए भी वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है। सेकंड रीज़न है प्रोग्राम को डायनामिक बनाने के लिए। हम हर जगह पे वैल्यू को हार्ड कोड नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोड होता है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं बनता है। इसमें कितने भी यूज़र हो सकते हैं, इसलिए कोड हमारा डायनामिक होना चाहिए। और डायनामिक बनाने के लिए हम वैल्यू को डायरेक्ट ना लिखे उसको एक वेरिएबल देते हैं, और वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पास होती है वो डायनामिक तरीके से उसको मिल जाती है वहाँ पर कोड के अंदर। थर्ड रीज़न है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। मतलब कि जो वैल्यू हम यहाँ पे असाइन करते हैं उस वैल्यू के ऊपर हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। ये जो ऑपरेशन होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं ये मैथमेटिकल भी हो सकते हैं और एल्गोरिथमिक भी हो सकते हैं। जैसे कि किसी स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से अटैच करना, या उसको कंकेटिनेट करना, और उसको स्प्लिट करना, या फिर उसको किसी लॉजिक के थ्रू चेंज करना। लॉजिक परफॉर्म करने के लिए भी हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ रीज़न है कोड को छोटा बनाने के लिए। कोई भी वैल्यू हम लिखते हैं तो वो बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, तो उस वैल्यू को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं। और वेरिएबल का हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, और वेरिएबल को हम बार बार यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा हमारा कोड बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। और इस वेरिएबल का हम इस तरीके से बार बार यूज़ कर सकते हैं। अभी प्रैक्टिकल करके मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगा। फोर्थ जो रीज़न है इसका वेरिएबल बनाने का वो है ह्यूमन रीडेबिलिटी। जो भी डेवलपर होता है वो उस कोड को इजीली समझ सकता है अगर वहाँ पे वेरिएबल हो। डायरेक्ट अगर हम वैल्यू को लिखें उससे अच्छा है कि अगर हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसको हम बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं, और जो भी हमें चेंजेस करना होता है, जो भी हमें लॉजिक लिखने होते हैं वो ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। अगर उसी जगह हम वैल्यू को डायरेक्ट हार्ड कोड करें तो हमें
इतना इजीली समझ में नहीं आएगा, वो रीडेबल नहीं हो पाएगा। अब जैसे कि एक वेरिएबल में बना रहा हूँ यहाँ पे लेट करके, लेट कीवर्ड का मैंने यूज़ किया है। अब ये कीवर्ड क्या होता है ये हम आगे सीखेंगे थोड़ा सा। मैं लिख रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ मैंने बनाई है उसको मैं स्प्लिट करूँगा और इसमें से मैं ईयर प्रिंट कराऊँगा, मतलब कि जो भी साल है 2020 वो मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा। तो मुझे बार बार इस वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि जो इतनी बड़ी वैल्यू मैंने लिखी है अगर मैं इसको बार बार इस्तेमाल करूँगा तो ये थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ कि मैं इस वेरिएबल का यूज़ कर लूँ वो मेरे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो अगर मुझे इसका ईयर चाहिए, जावास्क्रिप्ट में मैं ईयर इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं किसी भी डेट के अंदर से ईयर निकाल सकता हूँ। और अब मैं इसको console.log में प्रिंट कराना चाहूँगा। अब मैं कोड को रन करके देखूँगा। अभी मैं सारी जो एरर है उसको रिमूव करके फिर से एक बार रीलोड करूँगा। ये 2020 आर का, ठीक है, क्योंकि मैंने जो डेट बनाई है उसके अंदर से मैंने क्या किया है, इस ईयर को स्प्लिट कर लिया है। तो गाइज जिस तरह से मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, अगर उसी कोड को मैं बिना वेरिएबल के करूँ तो ये लगभग पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो आप कोड देख रहे हो यहाँ पे न्यू डेट लिख के आ रहा है, ये भी एक वेरिएबल ही है जो कि ऑब्जेक्ट टाइप का है और उसके अंदर मैंने वैल्यू पास करी ये वाली। इस तरीके से मैंने यहाँ पे डेट बनाई है और डेट को फिर मैंने गेट फुल ईयर एक फंक्शन के थ्रू इसका ईयर गेट किया है। तो मैंने अगर यहाँ पे एक वेरिएबल बना के इसको ईजिली गेट किया है, अगर मैं इसी कोड को इसके बिना वेरिएबल के बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा मुझे। तो ये वर्क तो करेगा लेकिन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये जो फंक्शन है ये मुझे बार बार कॉल करना पड़ेगा। और अगर मैं इस वेरिएबल को भी हटा दूँ तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि मैं किसी स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट कर पाऊँ। तो इसके लिए मुझे एक वेरिएबल की ज़रूर पड़ेगी। अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँ तो अभी आप देखना एक एरर देगा मुझे, ठीक है, इज़ नॉट ए फंक्शन करके, जो कि वैलिड नहीं है। तो इसको वैलिड बनाने के लिए इसको न्यू डेट में कॉल करना पड़ेगा और फिर उसके बाद मैं ये वाला फंक्शन कॉल करूँगा जिसकी वजह से मुझे इसका ईयर मिल पाएगा। और अगर मैं इस डेट के अंदर कुछ चेंजेस भी करूँ तो भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं बार बार न्यू डेट फिर उसके बाद मैं स्ट्रिंग के अंदर इसकी डेट लिखूँ, क्योंकि अगर मुझे इसमें थोड़ा सा भी चेंज करना पड़ेगा तो मुझे इसमें इसके वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं इसके ईयर को 2025 करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा। अगर मैं पूरी डेट यहाँ से उठा के और फिर उसके बाद मैं इसका ईयर चेंज करता हूँ तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे बार बार इतना बड़ा कोड लिखना पड़ रहा है, जबकि मैं एक छोटा सा वेरिएबल कॉल करके भी वो काम कर सकता हूँ। गाइज अब मैं क्या करूँगा, इसका जो ईयर है 2020 इसको मैं 2025 करने वाला हूँ। तो इसके लिए अगर मैं इसको डायरेक्ट कॉल करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोड है इसको अगर मैं डायरेक्ट कॉल करूँगा तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे बार बार इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ रहा है जो कि सही नहीं है। अगर मेरे पास इसका एक वेरिएबल है तो मैं उस वेरिएबल को इजीली यूज़ कर सकता हूँ और जो भी वर्ड कन्वर्जन करना होगा मैं इजीली कर पाऊँगा। जैसे कि मैं इससे क्या करूँगा, एक न्यू ईयर बनाऊँगा, डेट ऑफ बर्थ डॉट सेट फुल ईयर। ये एक फंक्शन है जो कि इस ईयर को चेंज कर देगा। इस तरीके से। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो ईयर मैंने बनाया नया, इससे मैं डेट बनाऊँगा, न्यू डेट। अब न्यू कीवर्ड के साथ मुझे फिर से इसको कॉल करना है और अब जो मेरे पास न्यू डेट आई, न्यू ईयर आया, उसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा और मेरी एक जो डेट जो मैंने बनाई अभी वो बन के मुझे प्रिंट होके मिल जाएगी। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ और इसको भी कमेंट कर दूँ
तो अभी आप देखना कितना आ रहा है, 1 सितंबर 2020। ठीक है, तो वेरिएबल से क्या होता है, वेरिएबल से हमने क्या किया यहाँ पे, कोड को डायनामिक कर लिया। ठीक है, और जो कोड था वो बहुत लंबा हो रहा था जिसको हमने शॉर्ट कर लिया। अगर मैं इसकी जगह इसको यूज़ करूँ, इतने बड़े कोड को यहाँ पर, तो ये थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से कोड लेंदी हो जाएगा और रिपीटेड कोड हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जबकि हम बार बार इस तरीके से करने से बच सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे कि एक लाइन होती है, अगर मेरे को किसी भी HTML टैग को गेट करना है तो मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके अंदर मैं पास करूँगा एक कोई भी आईडी, जैसे कि ये बॉडी है, अगर मैं बॉडी को आईडी दे दूँ, मैं आईडी भी बॉडी नाम से ही दे रहा हूँ। तो अगर मैं इसे गेट करना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे इसको पास करना पड़ेगा इस तरीके से। तो जब भी अगर मैं इस बॉडी टैग को इस्तेमाल करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार इसका यूज़ करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अगर मैं ऐसा ना करना चाहूँ और एक वेरिएबल बना लूँ इस तरीके से, तो इतनी बड़ी लाइन का इस्तेमाल करने से अच्छा है कि मैं एक छोटे से वेरिएबल का इस्तेमाल कर लूँ। जैसे कि इतनी बड़ी लाइन है तो मुझे इसकी जगह सिर्फ ये बॉडी लिखना पड़ेगा, इतने से में मेरा काम हो जाएगा। तो वेरिएबल का जो यूज़ है वो काफ़ी अच्छा है और ये इम्पोर्टेंट भी है। अब हम देखते हैं कीवर्ड। जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से कीवर्ड होते हैं जिसको हम डिक्लेरेशन कीवर्ड बोलते हैं। अब ये बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट है लेट, सेकंड है कॉन्स्ट और थर्ड है वेयर। अब जावास्क्रिप्ट का जो वर्जन आया है 2015 ES6, उसके बाद से जो वेयर कीवर्ड है उसको रिकमेंडेड नहीं है ये, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से एरर भी जनरेट हो सकती है। तो बेसिकली हमें 2 ही कीवर्ड ज़्यादा इस्तेमाल करने होते हैं, लेट और कॉन्स्ट। ठीक है, इसका इस्तेमाल भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जो एरर होगी उसको फिर आपको मैन्युअली हैंडल करना पड़ेगा। मतलब कि इसके लिए फिर आपको खुद से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि एरर ये शो ना करे, लेकिन उसकी वजह से जो हम कोड लिखते हैं, कैलकुलेशन लिखते हैं, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो मैं आपको लेट के बारे में बताता हूँ। पहले लेट कीवर्ड जो होता है वो हम तब यूज करते हैं जब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं फ्यूचर में, अगर हमें पता हो कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जो लेट कीवर्ड है उसको इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है वो बार बार एक ही नाम से डिक्लेयर नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया नेम करके और मैंने इसको वैल्यू दे दी रंजीत। ठीक है, अगर मैं इसको रीअसाइन करूँ, जैसे कि रणवीर मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये पॉसिबल है क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रीअसाइन कर रहा हूँ। पहले मैंने इसको वैल्यू कुछ और दी थी, अब उस वैल्यू को चेंज करके मैं कुछ और लिख रहा हूँ। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको दोबारा से डिक्लेयर कर दूँ। लेट कीवर्ड अगर लगा के फिर से मैं इसको करूँगा इस तरह से डिक्लेयर, तो ये मुझे एरर देगा कि रीडिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है लेट कीवर्ड के साथ। ठीक है, और जो कॉन्स्ट होता है उसमें थोड़ा से और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि कॉन्स्ट मतलब कॉन्स्टेंट, एक बार जो लिख दिया मैंने वो फाइनल है। अगर इसी कॉन्स्ट के साथ में मैं फिर से एक वेरिएबल बनाता हूँ तो फिर से मेरे को एक एरर आएगी, रीडिक्लेरेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और नेम लिखना पड़ेगा। अब अगर मैं कॉन्स्ट के अंदर भी इसको रीडिक्लेयर करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे सेम एरर देगा कि रीडिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी तक मैंने इसको वैल्यू भी नहीं दी है, उससे पहले ये मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कॉन्स्ट के अंदर रीअसाइनमेंट भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं अगर इसको कुछ और वैल्यू देना चाहूँ, 1 2 3 दे दिए जैसे कि, तो अभी ये मेरे को एरर नहीं दे रहा यहाँ पे। लेकिन जब मैं इसको कंसोल करूँगा, जब कोड को रन करूँगा तो रन टाइम की एरर देगा।
console.log। ठीक है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये कहते आ रही। तो कांस्टेंट में दोनों चीज़ ही पॉसिबल नहीं है, मतलब कि रीडिक्लेरेशन और रीअसाइनमेंट दोनों ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन वेर कीवर्ड के साथ ऐसा नहीं है। वेर कीवर्ड के साथ जैसे कि मैंने कंट्री लिखा और उसमें मैंने इंडिया दे दिया, ठीक है। और अगर मैं इसी कंट्री को फिर से रीअसाइन करूं तो ये कोई एरर नहीं देगा ना। और इसको मैं फिर से एक वैल्यू भी दे सकता हूँ। और अब मैं इसको रन टाइम में प्रिंट कराऊँ तो ये कोई रन टाइम की एरर भी नहीं देगा। नेपाल प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब जो भी नेक्स्ट वैल्यू आएगी, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू आती है उसके बाद अगर हम इसको कोई दूसरी वैल्यू देते हैं तो फाइनल वैल्यू वही होती है जो सबसे लास्ट में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वेर कीवर्ड के साथ दोनों पॉसिबल है, रीअसाइनमेंट और रीडिक्लेरेशन दोनों। लेकिन कॉन्स्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार इसको असाइनमेंट कर सकते हैं, एक बार इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट कीवर्ड के साथ क्या हो सकता है, असाइनमेंट आप कितनी भी बार करो लेकिन डिक्लेरेशन सिर्फ एक ही बार हो। तो ये थे डिक्लेरेशन कीवर्ड जावास्क्रिप्ट के अंदर। आगे हम देखते हैं डेटा टाइप। इसको मैं अभी हटा रहा हूँ। तो डेटा टाइप क्या क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल और अनडिफाइंड। इसके बाद आता है सिंबल और फाइनल आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे कि स्ट्रिंग वो होता है जो डबल कोट के अंदर हम लिखते हैं। कोई भी वैल्यू हो सकती है, जिससे जिसके अंदर न्यूमेरिक भी वैल्यू आ सकती है और मतलब कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कोई भी हम लिख सकते हैं। यहाँ तक कि कोई भी सिंबल, जैसे कि क्वेश्चन मार्क लिख दिया मैंने, डॉट लगा दिया, कुछ भी लिख दो, ग्रेटर देन, इक्वल, ये सारे बस होना ये चाहिए कि ये दोनों डबल कोट होने चाहिए इसके अंदर। जावास्क्रिप्ट डबल कोट के अलावा भी एक 3 तरीक़ों से स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है। कैसे, डबल कोट भी आप लगा सकते हो, सिंगल कोट भी आप लगा सकते हो, और आप बैकटिक्स का भी यूज कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद आता है नंबर। अब नंबर जिस तरीके से मैं न्यूमेरिक लिखता हूँ उसी तरीके से लिखना है। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ और है, नंबर के अलावा बिगिन भी है। अब इन दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बस ये है कि नंबर एक शॉर्ट वैल्यू होती है और बिगिंट बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर बिगिंट कैसे लिखते हैं, लेकिन अगर इसी वैल्यू को मैं बिगिंट बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगा, इसके आगे मैं बिग नाम लिख देता हूँ। और अगर मैं इसके आगे वैल्यू के आगे एन लगा देता हूँ तो ये बिगिंट है, ठीक है। अच्छा, इसको कंसोल भी करा के देख सकते हैं कि इसका टाइप क्या है। टाइप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, टाइप ऑफ। तो str पहले प्रिंट करा के देखते हैं, उसमें आएगा हमें स्ट्रिंग, ठीक है। अब प्रिंट करा के देखते हैं, नंबर आ रहा है। इसके बाद में प्रिंट कराएंगे बिग नम, तो आएगा बिग इंट, ठीक है। और एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ बुलियन का, एक इसमें ट्रू आता है, ट्रू और फॉल्स। इसका
डेटा टाइप देखना हमें बूलियन, ठीक है। तो बूलियन क्या होता है? बूलियन वो होता है कि मतलब येस है या नो है। इसमें सिर्फ दो ही तरह की वैल्यू जा सकती है, ट्रू एंड फॉल्स। तो इसको हम बूलियन डेटा टाइप बोलते हैं। और उसके बाद आता है नल। जो वेरिएबल है वो मैंने नल वैल्यू के नाम से बनाया और इसको मैंने नल वैल्यू दे दी है, मतलब इसका जो डेटा टाइप है वो भी नल है। लेकिन अगर मैं इसको कंसोल में प्रिंट कराऊँ, टाइप ऑफ करूँ इसका, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब बन रही थी तब नल को ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा गया था और तब से लेकर आज तक ये रेक्टिफाई नहीं हो पाया। हो सकता है आगे आने वाले वर्जन में ये रेक्टिफाई हो जाए, लेकिन अभी तक तो ये हुआ नहीं है, इसलिए हमें नल मिल रहा है। लेकिन जो डेटा टाइप की बात आती है तो मैं इससे जब डेटा टाइप की बात आती है तो हम इसको नल कंसीडर करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हैं। उसके बाद है अनडिफाइंड। अच्छा, ये दोनों सेम हो रहा है इसलिए ठीक है। इसका जो टाइप ऑफ आ रहा है वो आ रहा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू दी नहीं, तो जावास्क्रिप्ट इसको समझेगा कि इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। नल का मतलब ये हो गया कि कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। और अनडिफाइंड का मतलब अभी तक कोई पता नहीं है क्या वैल्यू हो सकती है, अभी तक कुछ मालूम नहीं है। इसके बाद एक डेटा टाइप होता है सिंबल। तो सिंबल आप क्यों यूज में लेते हो? किसी भी वेरिएबल को यूनिक बनाने के लिए। पूरे कोड के अंदर अगर किसी वेरिएबल को हम यूनिक आइडेंटिटी देना चाहें, वैसे तो हर वेरिएबल एक तरह से यूनिक होता है, लेकिन एक वेरिएबल का स्कोप अलग होता है। उसको हम अगर दूसरे स्कोप के अंदर लिखें तो सेम नाम का वेरिएबल हम बना सकते हैं, भले ही कॉन्स्ट के साथ ही क्यों ना बना रहे हो, लेट के साथ ही क्यों ना बना रहे हो, लेकिन अगर स्कोप अलग हो गया तो फिर क्या होगा, हम उसको अलग वेरिएबल की तरीके से मान सकते हैं। लेकिन अगर हम सिंबल कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो ये पूरे प्रोग्राम के अंदर यूनिक हो जाएगा एक। तो उस नाम का अगर दूसरा अगर हम सिंबल बनाते हैं तो वो नाम से तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन आइडेंटिटी उसकी अलग हो जाएगी। इसमें लिखते हैं हम न्यू कीवर्ड के साथ, इस तरीके से। अगर मैं इसको टाइप ऑफ करूँगा तो अभी मेरे पास आएगा सिंबल। एक मिनट, हाँ, न्यू कीवर्ड के साथ इसको नहीं लिखना क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है। अब प्रिमिटिव भी और नॉन प्रिमिटिव अभी बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। अभी हम सिंबल को सीख लेते हैं थोड़ा। अगर मैं सिंबल को वैल्यू दूं, ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कराऊं तो क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि मैंने अब क्या किया, इस सिंबल को डिक्लेयर करने के बाद में एक वैल्यू दे दी। अभी तक मैं अगर इसको इक्वल साइन के बाद में सिर्फ सिंबल फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ये अभी तक सिर्फ एक डिक्लेरेशन है। असाइनमेंट तो अभी हुआ ही नहीं इसका। असाइनमेंट जैसे ही मैं करूँगा तो इसका टाइप ऑफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको कुछ और भी दे सकता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा इसका टाइप भी चेंज हो जाएगा। अभी देखना ये नंबर आ गया। अच्छा, ये जो नीचे जो एरर आ रही है इसको कंसीडर मत करना, क्योंकि ये किसी और चीज़ की आ रही है, ठीक है, ये हमारे प्रोग्राम की नहीं आ रही। इसके बाद जो डेटा टाइप है वो है ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर।
ठीक है। अब ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है एक्चुअली। नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव मैं बताता हूँ आपको। प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब ऐसा वेरिएबल जो सिंगल डेटा टाइप को कंसीडर कर रहा है, मतलब कि वो डायरेक्टली वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और एक ही तरीके का वो टाइप होता है। मतलब कि जैसे मैंने इसको अगर बिगिन को बिगिन की वैल्यू दे दी तो ये प्रिमिटिव हो गया, मतलब एक ही डेटा टाइप है इसके अंदर। अगर बुल मैंने वेरिएबल बनाया उसको ट्रू दिया तो ये बुलियन टाइप का हो गया। लेकिन इन दोनों का अगर मुझे एक ऐसा डेटा टाइप बनाना जो कि मेरे पास बुलियन भी हो और इंटीजर भी हो, और या हो सकता है स्ट्रिंग भी हो, तो मैं उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मल्टीपल प्रिमिटिव डेटा टाइप को एक्सेप्ट करता है, या फिर अलग अलग तरीके के प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलके बना होता है, तो वो हो जाता है हमारा नॉन प्रिमिटिव। जैसे कि मैं इसके अंदर स्ट्रिंग बना रहा हूँ, एक नेम मैंने इसमें डिक्लेयर किया है और मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ कोड लैब, ठीक है। और ये अभी मैंने इसको स्ट्रिंग दिया है, ठीक है। और मैं इसको अब एक दूसरा वेरिएबल भी दे रहा हूँ इस तरीके से। तो ये मल्टीपल डेटा टाइप को कंटेन करने वाला एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और ये ऑब्जेक्ट टाइप का है। इसका जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। इसको मैं आपको प्रिंट करवा के दिखला देता हूँ अगर, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ रहा है। और उसके बाद में एक जो डेटा टाइप आता है वो मैंने यहाँ पे शायद लिखा नहीं हुई, वो है एरे। तो एरे भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है डेटा इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों का अगर हम टाइप ऑफ करेंगे तो सेम ही आएगा। ये मैंने ए डबल आर करके एक एरे बना लिया है, और इसको अगर मैं असाइन करूँ या डिक्लेयर करूँ तो डिक्लेरेशन का जो साइन है वो क्या है? कोष्टक ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज। तो इस तरीके से अगर मैं इसको टाइप ऑफ करूँ तो आप देखना इसका ऑब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में ही बना हुआ है, और ये भी मल्टीपल डेटा टाइप को एक्सेप्ट करता है। एक मिनट, मैंने इसका जो कंसोल किया है इसको, उस पर टाइप ऑफ लगाया हुआ है, इसलिए अब मैं इसको इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर रहा है और न्यूमेरिक वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये दो डेटा टाइप से मिलके बना हुआ है। अभी मैं इसको आपको कंसोल करना नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि अगर मुझे 1 2 3 को प्रिंट करवाना हो तो कैसे करूँगा? कोष्टक ब्रैकेट के अंदर मैं 0 डालूँगा, क्योंकि ये 0 इंडेक्स के ऊपर है 0, और फिर जो ये नेम आ रहा है वो 1 इंडेक्स के ऊपर है, तो मेरे पास अभी आएगा 1 2 3, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करके 1 कर देता हूँ तो मेरे पास आएगा नेम। ये सेकंड वेरिएबल की वैल्यू है जो एरे के अंदर है। और अगर मुझे इस ओबीजे के अंदर कुछ भी प्रिंट करवाना हो तो कैसे करूँगा? ओबीजे लिखूँगा और कोष्टक के अंदर मुझे लिखना है नेम, ठीक है। वैल्यू आ रही है। सेम दूसरा मुझे अगर कॉल करना है, ठीक है। तो ये हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल। वेरिएबल का हमने डेफिनेशन समझा है, उसका इम्पोर्टेंस समझा है, वो क्यों होना चाहिए, और अगर वेरिएबल नहीं होंगे तो क्या हो सकता है कोड के अंदर, और इसके जो डिक्लेरेशन कीवर्ड है वो देखें, इसके जितने भी डेटा टाइप है वो समझें। अब एक लास्ट है, वो है डिक्लेरेशन रूल्स। मतलब कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको जो भी हम नाम देते हैं, वेरिएबल का नाम जो भी हम दे रहे हैं, उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है।
फर्स्ट ये है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर हम स्टार्टिंग में न्यूमेरिक नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि लेट कीवर्ड के साथ में एक वेरिएबल बनाया स्टार्ट डेट, ठीक है, ये कीवर्ड है और मैंने यहाँ पे इक्वल करके एक अभी फ़िलहाल न्यू डेट ले लिए, मतलब कि जो करंट डेट है वो मैंने ले लिए। अब ये इस तरीके से स्ट्रिंग में लिखा हुआ है इसलिए एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं इसको आगे 1 लगा दूँ, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लगा दूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के नाम के आगे स्टार्टिंग में न्यूमेरिक नहीं आ सकता, कोई दूसरा सिंबल नहीं आ सकता। जैसे कि मैं ये इस तरीके से सिंबल लगा रहा हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन 2 सिंबल है जो ये एक्सेप्ट करता है, फर्स्ट है डॉलर और सेकंड है अंडरस्कोर। जैसे कि ये अंडरस्कोर है वो एक्सेप्ट करेगा। अब मैं आपको इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, जो सेकंड वाला आ रहा है वो स्टार्ट डेट है, मतलब आज की जो डेट आ रही है वो प्रिंट होके आ रही है, ठीक है। और मैं इसके आगे डॉलर भी लगा सकता हूँ। तो ये 2 सिंबल है जो कि किसी भी वेरिएबल के नाम के आगे एक्सेप्ट किए जाते हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर हम कोई दूसरा सिंबल यूज़ करते हैं नाम के अंदर तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैं इसके अंदर ब्रैकेट लगा रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, अंडरस्कोर लगा रहा हूँ तो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी डालूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, एरर देगा मुझे। सिर्फ डॉलर एक्सेप्ट है और अंडरस्कोर एक्सेप्टेड है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम वेरिएबल का नाम देते हैं उसके कुछ नेमिंग कन्वेंशन है। नेमिंग कन्वेंशन मतलब कि नाम लिखने के तरीके। जैसे कि ये जो मैंने अभी लिखा है, जैसे कि डॉलर में हटा रहा हूँ और अब जो बच रहा है आपके पास वो दिख रहा है केमल केस के अंदर। केमल केस के अंदर कैसे स्टार्टिंग जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है और जो सेकंड वाला जो वर्ड है उसका फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा होता है, कैपिटल के अंदर होता है, तो इसको हम बोलेंगे केमल केस। इस तरीके से जो आएगा वो केमल केस होगा, ठीक है। और इसके बाद आता है पास्कल केस। तो ये पास्कल केस है। पास्कल केस के अंदर क्या होता है, जो भी वर्ड होता है उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लेटर के अंदर होता है। थर्ड है स्नेक केस। स्नेक केस में क्या होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका सारे कैरेक्टर स्मॉल होते हैं और दूसरा वर्ड स्टार्ट होने से पहले अंडर स्कोर आता है। और लास्ट है अपर स्नेक केस। अपर स्नेक केस में क्या होता है, जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे कैपिटल लेटर में होते हैं और एक वर्ड से दूसरे वर्ड में अंडर स्कोर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थे नेमिंग कन्वेंशन। और इससे पहले मैंने आपको बताया रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके लिए। तो ये था गाइस जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको वेरिएबल के बारे में डिटेल से जानकारी मिली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो लिख सकते हो। जाते जाते मैं आपको एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के हिसाब से भी और आपकी नॉलेज के हिसाब से भी। उसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आपको अभी कमेंट के अंदर उसका जवाब लिखना है। वो सवाल ये है कि जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं और उसको जो वैल्यू असाइन करते हैं वो वैल्यू हमारे कंप्यूटर के अंदर कहाँ जाके स्टोर होती है और हम उसको एक्सेस कैसे कर पाते हैं। कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि किस वेरिएबल के अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू सेव कराई गई है। क्या इसको कन्फ्यूजन नहीं होती है कि जैसे मैंने ये वेरिएबल स्टोर किया है तो इसकी वैल्यू यही होगी, कोई दूसरी वैल्यू क्यों नहीं है। तो ये कैसे एग्जैक्ट एक्सेस कर लेता है और ये वैल्यू को कहाँ स्टोर करता है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।